नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सर्कुलर नंबर 162 ए। सर्कुलर नंबर 162 ए जो 5 मार्च 2024 में निर्गमित हुआ। 5 मार्च 2024 को निर्गमित हुआ, जहां 23/10/2015 को सर्कुलर नंबर 162 इम्प्लीमेंट हुआ था। वहाँ पे कहा गया था कि झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के योजना के पूर्ण होने के बाद ये सहकार विभाग द्वारा अलॉटमेंट किया जाएगा और डेवलपर्स उसमें चाबी, जो पोजीशन है, डेवलपर्स देंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ तो तकलीफ़ें आ रही थी। तकलीफ़ें ये आ रही थी कि वहाँ पे डेवलपर द्वारा कुछ झोपड़ी धारकों को ताबा नहीं दिया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, टाल मटोल किया जाता था, जिससे उनकी शिकायतें आती थी। और कुछ लोगों के झोपड़े वो अन्य जो पात्र सदस्य उनको न देके किसी इंक्रोचर द्वारा इंक्रोच किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से बार बार कंप्लेंट्स आती है कि भाई हमारे झोपड़े का जो भी है इंक्रोचर है उसको निष्कासन कीजिए और हमें हमारा घर अलॉट कीजिए। ये समस्याएं इतनी उत्पन्न हुई थी कि इस सारे में जो शिकायतों का अंबार लग गया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो पीड़ित होता था वो कंप्लेंट फाइल करता था कि भाई मेरा नाम एनेक्शन में है, मुझे अलॉटमेंट लेटर भी मिला, लेकिन बिल्डर ने मुझे यहाँ पे ताबा नहीं दिया, ताबा किसी और को मिल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण चालू हुए थे। तो 2015 में इन्होंने 23/10/2015 को सर्कुलर 162 निर्गमित किया था। लेकिन ये सर्कुलर निर्गमित होने के बाद भी तकलीफ़ें होने लगी थी। तो उसके लिए प्राधिकरण द्वारा 5 मार्च 2024 को परिपत्रक सर्कुलर 162 ए निर्गमित किया गया, जिसके आधार पे कहा कि 162 में जो पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया था, मतलब एक नियम बनाया गया था कि ये अलॉटमेंट के बाद बिल्डर जो चाबी देंगे, जो पोजीशन देंगे, सदनिका की चाबी, वो अब बिल्डर ना देके ये मिलकत डिपार्टमेंट यानी स्टेट डिपार्टमेंट, जो कि एसआरए के ए विंग में 5th फ्लोर पे है, उनके द्वारा चाबी दी जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पहले स्टार्ट में 1997 में जब एसआरए की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे सोसाइटी और डेवलपर्स ये मीटिंग्स बुलाते थे और मीटिंग्स में ये अलॉटमेंट करते थे। उसमें जो होने वाली गड़बड़ियों की शिकायत बार बार आने की वजह से 2015 में 23/10/2015 को सर्कुलर 162 निकला। फिर भी उन शिकायतों में कोई कमी नहीं हुई। इसके लिए ये 5 मार्च 2024 को ये निकाला गया। इसमें कहा गया है कि जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा आपको ओसी दे दी जाएगी और वहाँ पे आपने जितनी जो बालवाड़ी सुविधाएं सब क्लीन कर देंगे, मतलब सुख सुविधा से सुसज्जित कर देंगे, उसके बाद सहकार विभाग द्वारा अलॉटमेंट किया जाएगा। उनके द्वारा अलॉटमेंट यानी लॉटरी की जाएगी, जो कि आपको पता है कि अभी जूम ऐप द्वारा ऑनलाइन लॉटरी की जाती है। और उसके बाद उसी के बाद डेवलपर को 7 दिनों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट में चाबी जमा करना है। 7 दिनों के अंदर सभी कुछ जमा करना है।
जिससे क्या होता था कि पहले बिल्डर क्या करते थे, कुछ गाले, कुछ सदनिका ऐसी रहती थी जिसमें बिल्डर या बिल्डर के जो हर्लिंग्स होते हैं, मतलब उनके जो सहयोगी होते हैं जिनको उन्होंने काम पे रखा है, उनके द्वारा इनकी खरीद फरोख्त वगैरह 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 चालू रहती थी। इसके कारण अब ये चीज़ को नियम से हटा दिया गया है कि अब मात्र बिल्डर बिल्डिंग डेवलपमेंट करेगा और ये चाबियां जमा करेगा स्टेट डिपार्टमेंट में। उसी के बाद जब वो घर, इमारत पूर्ण सुसज्जित हो जाएगी, यानी उसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं, जो सुविधाओं से सुसज्जित हो जाएगी, तब ये चाबी हैंडओवर करेंगे स्टेट डिपार्टमेंट में। और स्टेट डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट के बाद जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट पत्र के हिसाब से जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके आधार पे ये अपने कार्य प्रणाली के हिसाब से ये लोगों को चाबियां या घर वितरण करेंगे, जो पोजीशन देंगे। तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। अभी भी आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, जैसे लोग कहते हैं हर इशारे में ये चीज़ होती है कि भाई आप अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो हम आपको घर नहीं देंगे, हम आपको घर नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। घर डेवलपर नहीं देता है, सोसाइटी नहीं देती है, और ये जो भी है सरकारी योजना है, सरकार द्वारा ही जो पात्र सदस्य है उनको पुनर्वसन किया जाना है, वो बंधन कारक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि एक ही विषय पे बार बार कॉल करते रहेंगे। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि अगर मैंने आपको जो चीज़ बताया, अगर आप वो समझ गए और आपको उस चीज़ पे ये नहीं हो रहा है कि ये सही है गलत, तो आप अन्य किसी की भी सलाह लीजिए, अन्य किसी की भी सलाह लीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो बोला आप वही करिए, आप किसी और की भी सलाह लीजिए, तब आपको पता चलेगा सही और गलत क्या है। मैं आपको जो बताऊंगा कानून के नियमानुसार बताऊंगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मेरे पास व्हाट्सएप आए, उस व्हाट्सएप में सक्षम प्राधिकारी के पास नाम ट्रांसफ़र करने के लिए डाला गया था, जो बख्शिश पत्र यानी गिफ्ट डीड का बख्शिश पत्र था। मैंने उनको मैसेज किया कि सर ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, ये डिपार्टमेंट उचित डिपार्टमेंट, उपयुक्त डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको 152 में, सर्कुलर 152 के हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी और वहाँ पे 100 रुपये ट्रांसफ़र चार्ज कर लगेंगे। लेकिन आपकी गिफ्ट डीड पहले रजिस्टर्ड है या नहीं वो पता कीजिए, क्योंकि एसआरए में कोई भी डॉक्यूमेंट, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं चलते हैं भाई। सिर्फ आपका वारसनामा में जो एनओसीज है वही नोटराइज लगेगी, बाकी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो इस चीज़ का आप ख्याल कीजिए और समझिए, और आपके दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि डेवलपर आपको कोई घर देने वाला है या सोसाइटी देने वाली है। ये सरकार का काम है, सरकारी योजना है। सिर्फ पात्रता, सिर्फ और सिर्फ पात्रता इम्पोर्टेंट है। और पात्रता के लिए आपको सबसे पहली पहल करना है कि आप पात्रता करवाइए अपनी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भाई देखिए, आपकी जो लड़ाई है वो अलग है, लेकिन पात्र अपने आप को पहले एलिजिबल करवाइए, पात्र करवाइए। यदि आपके डॉक्यूमेंट है, आप अपना पात्रता करवाइए। पात्रता करवाने के बाद आप लड़िए जो लड़ना है, लेकिन ये समझिए पात्रता के बाद आपकी पावर डबल हो जाएगी। डबल इन द सेंस कि पहले अगर यदि आप आज लड़ रहे हैं, आप पात्र नहीं हैं, तो आप सोसाइटी के मेंबर नहीं कहलाएंगे। आप सोसाइटी के मेंबर नहीं कहलाएंगे। आपको डिपार्टमेंट ये भी कह सकता है कि आपकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और सबसे पहले पात्रता करवाइए। अब पात्रता, मैं बार बार कहता हूँ पात्रता पहले करवाइए, उसका कारण बताता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि
आपका पात्रता अगर नहीं होती है तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आपको पीईपी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब उसका देखिए सर्कुलर नंबर 163, सर्कुलर नंबर 163 2 नंबर 2015 का सर्कुलर है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया भी था। मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को हर काम छोड़ के पहले अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना है तो अपनी पात्रता कराइए। पात्रता अगर नहीं है तो आपको कहीं भी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा, ना आप सोसाइटी की मीटिंग में बैठ सकते हैं, ना सोसाइटी से कोई लेन देन होगा आपका। लेन देन का मीन्स कि उनसे आप बात भी करेंगे तो आपको अवॉइड कर सकते हैं, भैया आप कौन हो। क्योंकि जब आप पात्र होंगे तो आप सभासद बनेंगे, और सभासद बनेंगे तो आपकी मीटिंग, जो भी सोसाइटी की मीटिंग, उसमें आपको बोलने का अधिकार होगा। आप दूसरे की बात कर सकते हैं। चलिए, आपकी बात किसी ने नहीं किया सभासदों ने, लेकिन आप दूसरे की बात कर सकते हैं कि भाई इतने लोग अपात्र, इनकी पात्रता क्यों नहीं हो रही है, तो आप उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन पहले अपनी पात्रता निश्चित करवाइए, क्योंकि रूल के हिसाब से, नियमानुसार, अगर फुल सीसी देने तक, झोपड़ी तक, जो फुल सीसी देने तक झोपड़ी धारक पात्र होते हैं तो उनको योजना में सम्मिलित किया जाएगा, यानी आपको उसी योजना में घर दिया जाएगा। ये सर्कुलर 163 कह रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये नहीं है, प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि भाई फुल सीसी के अलॉटमेंट के बाद भी कई लोग अपील फाइल करके रखते हैं। अब देखिए, डिपार्टमेंट की लापरवाही है। ये मैं कहूँगा कि भैया आपने तो अपील फाइल किया 2 साल पहले, लेकिन ये 2 साल से आपकी अपील और यही चल रही है, जबकि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपकी पात्रता 1 महीने के अंदर निश्चित करने का आदेश है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। लेकिन ये सक्षम प्राधिकारी यहाँ पे जोड़पत्र 3 भरो 4 भरो, लेकिन रिप्लाई नहीं देते, जबकि इनका नियम है कि भाई आप रिप्लाई दीजिए। जिस व्यक्ति ने अपनी पात्रता के लिए डाला है, अगर उसकी पात्रता कंसीडर नहीं होती है, आप उसको रिजेक्ट भी करते हैं, तो आप उसको लेटर दीजिए, इन्फॉर्म कीजिए कि भाई आपकी पात्रता नहीं हो सकती है, और नहीं हो सकती तो उसका कारण देना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति के पास उसकी रेमेडी है कि वो स्लम एक्ट के सेक्शन 35 में एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे अपील फाइल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि भाई ये जोड़पत्र 3-4 भरने के बाद कोई सुनवाई ही नहीं होती है, 2-2 6-6 महीने। अगर आप वहाँ पे फॉलो नहीं करें तो जोड़पत्र भी गायब हो जाते हैं। फिर डिपार्टमेंट कहेगा भैया चलो ये क्या काम करिए, जरा एक जोड़पत्र डाल दीजिए फिर से। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके लिए मैं बार बार कहता, जोड़पत्र आपने डाला, 1 हफ्ते बाद फॉलोअप चालू कर दीजिए। आप कुछ मत करिए, हफ्ते में 1 बार जाइए, हर वीक में पूछिए कि सर मेरा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा, कि भाई फाइल आप तक ही पड़ी है, इसके आगे गई, आपने रिमार्क मारा, क्या किया, वो बताइए मुझे, तब आप सक्सेस होंगे सर, नहीं तो नहीं होंगे। अब दूसरी सुनिए, दूसरा पॉइंट भी दिया कि फुल सीसी के बाद भी कई लोग अपील में पात्र होके आते हैं। अब वहाँ पे समझो, जो आपकी बिल्डिंग है उस पर अधिक मंजिल बना सकते हैं, तो अगर वो मतलब संभावित हुआ तो, शक्य हुआ तो, पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन दी जाएगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा, और उसके लिए रिवाइज प्लान किया जाएगा, प्लान को रिवाइज किया जाएगा। लेकिन वहाँ भी कंडीशंस है कि अगर वहाँ पे वो संस्था सहमत नहीं है तो वहाँ पे नहीं होगा, कोई भी अलग चेंजेस नहीं होंगे, और आपको नज़दीकी योजना में पीईपी के तहत आपको शिफ्ट किया जाएगा। अब इमारत के फुल सीसी या पार्ट उसी के बाद, अलॉटमेंट का ताबा होने के बाद, बालवाड़ी व अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो क्लियर होने के बाद, संस्था का ताबा मतलब वो सब सवाल, संस्था को ताबा देने के बाद यदि झोपड़ी धारक पात्र होकर आता है तो उसको उस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब आप जिस योजना में है उस योजना में आप शामिल नहीं होंगे। आपको
अन्य किसी और नज़दीकी योजना के अंदर आपको पीएपी के तहत शिफ्ट किया जाएगा। अब यही चीज़ मैंने बताया पॉइंट नंबर 2 में कि यदि उसमें फेरबदल के अंदर अगर डिपार्टमेंट चाहे, डेवलपर भी चाहे कि भाई हम 2 मंजिला बढ़ा सकते हैं या इमारत में फेरबदल कर सकते हैं, तो भी अगर सोसाइटी की जीबीआर के बगल जनरल बॉडी रेजुलेशन, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एजीएम और एसजीएम क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, उसके मंजूरी के सिवा को परमिशन नहीं दी जाएगी, जो कि सर्कुलर 59 में भी दिया हुआ है कि यदि कोई भी विकास में, डेवलपमेंट में कोई भी चेंजेस होता है तो आपको एसजीएम एजीएम की रिपोर्ट रेजुलेशन की कॉपी लगेगी। जब तक वो मंजूरी नहीं मिलती है आप कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कर सकते उसके ऊपर। ये डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। तो इसके लिए यहाँ पे मेन रोल आता है संस्था का। तो यदि आप की संस्था के लोग आज आपसे आपके विरुद्ध हैं तो कल क्या गारंटी है कि जब अलॉट होने के बाद आपकी पात्रता होगी या ओसी पार्ट ओसी के पहले आपकी पात्रता हो गई तो ये सोसाइटी चाहेगी कि आप इस योजना में आए। क्या आपको लगता है वो आपको सपोर्ट करेंगे? इसके लिए मैं कहता हूँ जितने जल्दी हो सके आपकी पात्रता सुनिश्चित करवाइए। पात्रता सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको तकलीफ होगी। क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे वापस से बताना पड़ रहा है, जो कि एक डेवलपर्स का, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था तो मुझे कईयों के कमेंट आए थे कि सर उसका सर्कुलर की कॉपी दीजिए। तो भाई ये जो बाजू में यहाँ पे चल रही है ये सर्कुलर की कॉपी है 162A 5 मार्च 2024 का। आप ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये सामने दिख रहा है, इसके ऊपर सीओ एसआरए की सिग्नेचर्स भी है और उस पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो स्क्रोल में चल रही है ये सर्कुलर की प्रति है, और चाहिए तो 163 के सर्कुलर की प्रति भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको ये दुविधा न हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ, सर्कुलर झूठ नहीं बोलेंगे कि सर्कुलर में जो नियम बने वो नियम है जब तक कि वो नियम में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो 163 में अभी तक बदलाव नहीं आए हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए। आपकी पात्रता, आपका प्रॉपर्टी की सुरक्षा और आपके योजना में सम्मिलित करने के लिए एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए आप। यदि आप नहीं समझ सकते तो किसी से एडवाइस लीजिए, लेकिन पात्रता करवाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ हर प्रोजेक्ट में 50% लोग भी पात्रता पहले ओरिजिनल में नहीं आते, 50% भी नहीं आते, क्योंकि ये सब खेल है, एक गेम किया जाता है डेवलपर और सोसाइटी द्वारा। अब तो यहाँ पे नए सर्कुलर्स आ गए हैं जिसमें कहा है कि भाई अब जो भी एनेक्शर्स आएंगे वो ऑटो एनेक्शर जब तक नहीं रहेंगे, ऑटो एनेक्शर्स यानी अब इस सारे में एनेक्शर्स बनेंगे जो कंप्यूटराइज होंगे, और उसके अंदर जो भी वेरिफिकेशन है ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपकी वहाँ पे जो भी पात्रता है, जो भी चीज़ें वो निश्चित हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर देते हो सर्वे में तो आप बाकायदा प्रॉपर वे पे डॉक्यूमेंट दीजिए, क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी के पास मात्र उसका सिग्नेचर्स करना है, लेकिन बाकी जो ऑटो एनेक्शर का जो सिस्टम बना है मशीनरी से वो एसआरए के द्वारा बन के आएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। और जिसकी भी पात्रता नहीं हुई है तुरंत से तुरंत जोड़पत्र 3-4 भरिए। अगर जोड़पत्र 3-4 आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने मुझे ऑर्डर दे दिया, मुझे कहते भाई नहीं करेंगे आप अपील में जाओ, तो अपील फाइल कीजिए। सेक्शन 35 में अपील फाइल कीजिए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे, जो कि अपीलेट अथॉरिटी है। आपको अपील फॉर्म चाहिए उनके यहाँ मिल जाएगा,
जो भी अपीलेट अथॉरिटी है उनके पास फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट की कॉपी लीजिए आप, उसमें भर के पुटअप कीजिए, या आप खुद बिल्डिंग बना सकते हैं तो आप खुद बना के पुटअप कीजिए। उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी मैंने आपको बताया, 50 रुपया सरकार का, मतलब स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प कोर्ट फी स्टैम्प टिकट लगाना है तो 50 रुपये की स्टैम्प टिकट लगेगी सरकार के लिए, और प्रत्येक वादी और प्रतिवादी के हिसाब से एक का 25 रुपया। यानी आप हैं, फिर आपके बाद तीन यानी कंपनी अथॉरिटी हो गए, सक्षम प्राधिकारी हो गए, बिल्डर सोसाइटी, अब 3 एक 4 तो ये 100 रुपये ये हो गए, 100 रुपये की टिकट और लगाइए, मतलब 150 रुपये हो गए। फिर आपकी जो एनेक्शर की कॉपी है, अपात्र है तो भी उस सर्टिफाई कॉपी निकालिए, आप सर्टिफाई कॉपी निकालिए, उस सर्टिफाई कॉपी पे 5 रुपये की स्टैम्प टिकट लगेगी। यदि आपको अथॉरिटी ने, सक्षम प्राधिकारी ने अगर आपको रिटर्न पे लेटर निकाल दिया है तो उस लेटर को तब आपको सर्टिफाई कॉपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लेटर के बिहाफ पे जाएंगे, लेकिन एनेक्सर कॉपी आपको लगाना पड़ेगा अपील में, और उस जो भी लेटर्स आएंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, सर्टिफाई एनेक्सर कॉपी तो वो भी ओरिजिनल ही आपको लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी स्टैम्प टिकट लगाना पड़ेगा 5 रुपये की। ये आप समझ के चलिए, वहाँ जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी। अगर वहाँ से आपको लेटर्स आए तो लेटर्स की ओरिजिनल कॉपी वहाँ लगेगी। ये सब पुटअप कीजिए, आपको वहाँ पे सर्विस चार्ज जो भी आएंगे 150, 160, 170 रुपया आएगा। उसके बाद आपको उसको नोटरी कराना पड़ेगा, एग्जिबिट वगैरह नंबरिंग करने के बाद, और नंबरिंग जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है फॉर्म भरते डाल तक पुटअप कर देते, नंबरिंग नहीं करते, जिससे आपको आर्ग्यूमेंट में तकलीफ आने वाली है। जब वहाँ पे सुनवाई होगी तब आप कैसे बताएंगे किस पेज पे आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है। इसके लिए प्रत्येक पेज पे नंबरिंग कीजिए, सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 जो भी, उस पर नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 से, ताकि आप जब भी वहाँ पे बहस करें तो आप बता सकते हैं कि सर 15 नंबर पेज दीजिए, 15 नंबर पे मेरी लाइट बिल है, लाइट बिल का डेट ये है और ये 2000 के पहले की है। फिर उसके बाद पेज नंबर 16 पकड़िए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पेज नंबर 16 पे मेरा इलेक्शन का आइडेंटिटी कार्ड है, और उसके साथ में पेज नंबर 17 पे मैंने उतारा लगाया हूँ, जो उतारा बता रहा है कि 2001 के पहले से मेरा यहाँ पे नाम है, तो मेरी पात्रता निश्चित होनी चाहिए गवर्नमेंट के नियमानुसार। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो नंबरिंग बहुत जरूरी है। अगर नंबरिंग आप नहीं करते तो दोस्तों आपको आर्ग्यूमेंट में तकलीफ आएगी। इस चीज़ को आपको समझ के चलिए। तो दोस्तों आज का विषय बहुत जटिल विषय है, क्योंकि ये एक तरफ लोगों की तकलीफ को बढ़ा रहा है, लेकिन 162A के तहत आपकी तकलीफ को कम भी कर रहा है, जिसके अंदर आपको बिल्डर से कोई लेना देना नहीं है। मात्र भाड़े के अलावा आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पात्र हैं, आपका घर प्राधिकरण द्वारा आपको दिया जाएगा। ये बात समझ लीजिए। बिल्डर और उनके जो चमचे जो हर्लिंग्स वगैरह जो उनके होते हैं नुमाइंदे, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि बिल्डर के हाथ में कुछ नहीं है। अब जो है डिपार्टमेंट, उसमें क्लियर कट बोल दिया गया कि डेवलपर्स एक भी रूम किसी को भी अलॉट नहीं करेगा अपने स्तर पे। ये चीज़ भी समझ लीजिए। तो अब आपके लिए एक अच्छा रास्ता है, एक सुनहरा रास्ता है कि बिल्डर साहब का कोई लेना देना है सिवाय भाड़े के। अलॉटमेंट तो सरकार का है, सरकार की योजना है, अब सरकारी करने वाली, चाहे पोजीशन भी वही देने वाली है। तो ये चीज़ आपके पक्ष में आएगा, लेकिन पात्रता करवाइए। जितने भी लोग हैं मैं कहता हूँ जल्दी करवाइए। अभी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, अभी एक भाई का फ़ोन आया, सुबह मैंने उनको समझाया, अब वो बार बार रिपीट कॉल कर रहे हैं। अरे सर मैं कितनी बार आपका कॉल उठाऊँ, मेरे पास वैसे 50 कॉल्स आते हैं, थक जाता हूँ मैं बोलते बोलते। इसलिए भाई थोड़ा सा रहम कीजिए। अगर मैंने आपको कोई एडवाइस दे दिया, उस पर अमल करना चाहते तो अपना प्रोसीजर कीजिए। मैंने पहले ही बोला हूँ, मैं किसी का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के मैटर्स इतने हैं, मैं किसी का काम नहीं कराता हूँ।
मैं मेरे इतने मैटर्स हैं, उन मैटर्स के अंदर ही मेरे को समय नहीं मिलता, उस समय से निकल के मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा तरस खाइए मेरे ऊपर, आप बार बार कॉल मत कीजिए। आपको मैंने एडवाइस दे दिया, अब उस पर आपको अमल करना है तो अमल कीजिए। बार बार आप कुछ जो पूछना है एक ही बार पूछिए, और नहीं तो आप कमेंट कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए। मैं चैनल पे आपको बताऊंगा आपका क्या सोल्यूशन है। आप बार बार फोन मत कीजिए प्लीज़ सर, क्योंकि मैं कहीं मीटिंग में बैठा हूँ, कहीं कोई अर्जेंट काम कर रहा हूँ, वहाँ फ़ोन बजने चालू हो जाते हैं, तकलीफ़ हो जाती सर। क्योंकि कोई नए सब्सक्राइबर नए कोई आए, उनका कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको मैं सुनता हूँ, उनको एडवाइस भी करता हूँ। लेकिन एक ही व्यक्ति का बार बार फ़ोन आए तो फिर मज़ा नहीं आता है। आपको मैंने बता दिया आपका प्रॉब्लम्स क्या था, उस प्रॉब्लम को आपने क्लियर किया है। अब जाके आपका डॉक्यूमेंट पुटअप कीजिए, और डिपार्टमेंट में भागना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। और बाकी पात्रता कैसे कराना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, मेरी वीडियोस देखिए, समझ जाइए। और नहीं तो किसी और की वीडियोस देख लीजिए। ऑनलाइन पे बहुत लोग हैं जो ये भलाई का काम कर रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि आपको एक्टिविटी कैसे करना है। हमारे बहुत सारे भाई हैं, एडवोकेट्स लोग भी हैं उसमें अंदर। तो सर उस चीज़ को अमल कीजिए, और थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए कि बार बार कॉल मत कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो के साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। और आप अगर सहयोग देंगे तो हमारा चैनल हर झोपड़ी धारक के पास होगा और वो जागरूक होगा। तो दोस्तों मेरा काम है चैनल पे वीडियोस डालना, आपका काम है इसको फैलाना। आप अगर इस वीडियोस को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को जो कि परेशान है एसआरई की समस्या से, तो वो भी जब वीडियोस देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि एसआरई के अंदर हमारे अधिकारों को हम कैसे लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।